My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और यहीं से शुरू करते हैं सारे के सारे क्लास को। और ये जितने भी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी चीज़ों के लिए रिलेवेंट है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सारा अपडेट आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। एकदम बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, साइंस वाले स्टूडेंट को भी और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी। एकदम 9-10 से बेसिक से लेकर चलेंगे सारे के सारे चीज़ें एडवांस चीज़ें तक। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही हिंदी क्या होता है? परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करने से सबसे पहले हम लोग को एटम को जानना होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं एटम। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन यूनिवर्स which cannot be divide further, which cannot be further divide या which cannot be divide further। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन यूनिवर्स which cannot be further divide, यानी ब्रह्मांड का वो छोटा से छोटा भाग जिसको फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं क्या? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन यूनिवर्स which cannot be फर्दर डिवाइड, जिसको फिर से छोटा नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें, ये मैं इंग्लिश में लिखा हिंदी में बोल दिया, तो जितने सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी जो हिंदी में अलग नाम होता तो मैं उसे ज़रूर इलेबरेट करूँगा। ठीक है, और जिसका नाम जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन को इंग्लिश में भी प्रोटॉन और हिंदी में भी प्रोटॉन, तो ऐसे नामों को मैं हिंदी नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो एटम जो होता है दोस्तों, एटम को बोलते हैं परमाणु। परमाणु। सबसे पहले एटम के बारे कौन बताया था? तो सबसे पहले एटम के बारे बताने वाले थे हमारे जॉन डाल्टन। और ये कब बताए थे? 1808 में। 1808 में सबसे पहले एटम के बारे बताए कौन? जॉन डाल्टन। और इसी ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। एटॉमिक थ्योरी दिया, इसी कारण से जॉन डाल्टन को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। अभी तक जाने दोस्तों एटम क्या है। एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे सारे के सारे चीज़ें, दुनिया के हर चीज़ें एटम से मिलकर के बने होते हैं। यानी दुनिया के हर चीज़ों को अगर छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ो ना, तो वो जो छोटा से छोटा पार्ट होगा वही एटम है, जिसको फिर से नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ एक दीवार की, तो एक दीवार को मैं तोड़ते जाऊँ तो एक ईंटा मिलेगा मुझे, तो वो ईंटा कैसा रहेगा? पूरा दीवार के लिए क्या रहेगा? एटम रहेगा। ठीक है,
एटम। तो ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये पूरे के पूरे गलत है। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी ये स्टेटमेंट तो गलत है, स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग यही एटम में, क्या पढ़ेंगे हम लोग यही, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि इससे भी छोटा पार्ट अवेलेबल है, ठीक है। यानी एटम को भी तोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बाद देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो आप लोग सभी कोई एटम के स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। एकदम ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सारी चीज़ों को इतनी अच्छे से एलिब्रेट करूंगा कि कहीं नहीं समझने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। तो 9-10 में पढ़ते आए होंगे कुछ इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर होता है। आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पोजिशन ऑफ एटम क्या होता है, यानी एटम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो एटम की बात करें कॉम्पोजिशन का, कॉम्पोजिशन यानी घटक। तो एटम किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो लिखिए इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप देख रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पूरे के पूरे एटम बने होते हैं। इस एटम के चारों ओर जो इस ब्लैक कलर का सर्कल बाउंड्री है ना, जो गोल गोल घुमा हुआ वृत्त है, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, कक्ष, ठीक है। और इसी कक्ष में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। इसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और एक होता है जो बीच में है। तो एटम में, एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इस ऑर्बिट में। और एक होता है जो बीच में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, ठीक है। तो न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। इस न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, यानी इस न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड। इस न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं। डिस्कवर बाय रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था, कब खोजा गया था, 1911 में। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो कौन किया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। आपसे ये भी पूछेगा कि रदरफोर्ड अपने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नाभिक का खोज किया था, यानी किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नाभिक का खोज किया था। तो रदरफोर्ड अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण,
अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने क्या खोजा था, नाभिक को खोजा था। इसे न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों, ये होता है -1। इस प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और इस न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। यानी न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उसको न्यूट्रल पार्टिकल्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां तक हम लोग देखें कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग है, छोटा कण है, ठीक है। इस एटम के बारे में सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन ने, और कब बताया था, 1808 में, ठीक है। जॉन डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी दिया था, इसीलिए जॉन डाल्टन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आपने देखा होगा कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, एटम किन किन चीजों से बने होते हैं, तो एटम बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे देखें दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक नाभिक होता है न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियन भी बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूक्लियन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन बोलते हैं। और ये कहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में। यह है परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। नाभिक का डिस्कवर कौन किया था, रदरफोर्ड ने। कब किया था, 1911 में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किया था, अल्फा परिकिरण परीक्षण से। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, ऑर्बिट में, कक्ष में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है। नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं है। सबसे छोटा पार्टिकल्स, इससे भी छोटा पार्टिकल्स है हमारा, जिसको कहते हैं क्वार्क। मैं थोड़ा इधर रब कर रहा हूं। क्वार्क, क्वार्क जो होता है दोस्तों, क्वार्क दो तरह का होता है। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, ये दो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलकर के ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। कुछ अप क्वार्क और कुछ डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटॉन, और कुछ अप क्वार्क और कुछ डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाता है, न्यूट्रॉन। आपसे पूछेगा दोस्तों अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, तो अप क्वार्क का जो चार्ज होता है ये होता है +2/3। ठीक है, अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, +2/3, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। ठीक है, अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। थोड़ा सा क्वार्क को समझ लेते हैं। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलने से प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलने से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। जैसे दो अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, +2/3, 2 × +2/3। डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है, -1/3, 1 × -1/3। तो दो दोनों कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस, और ये माइनस 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 हो जाएगा, -1/3। एलसीएम लेने जानते हैं दोस्तों, 3 3 का एलसीएम 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3/3। तो बराबर कितना आया मेरे सामने, 1। और 1 किसका चार्ज होता है दोस्तों, प्रोटॉन का। यानी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है। ठीक है, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है। आप इस चीज को जल्दी से नोट कीजिए, तो मैं न्यूट्रॉन का भी लिखूंगा। ठीक है,
और मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर के बनाता है न्यूट्रॉन। यानी एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाता है? न्यूट्रॉन। एक अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है? +2/3। और 2 डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? 2 गुना -1/3, तो 2/3। और ये हो जाएगा 2 के 2 तो -2/3। तो ये कट जाएगा तो बचा कितना? 0। तो ये 0 चार्ज किसका होता है? न्यूट्रॉन का। तब समझे छोटा पार्टिकल्स क्या है? क्वार्क है, ठीक है। इतने दूर तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूँ और कुछ और बताता हूँ। रब करने से पहले एक चीज और जान लीजिए, इस क्वार्क का डिस्कवर किया था जेलमैन ने। इस क्वार्क को हिंदी में क्वार्क ही बोलते हैं। इस क्वार्क का डिस्कवर कौन किया था? जेलमैन ने। क्वार्क को खोजा था जेलमैन ने, ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। अब देखेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ठीक है। 2 चीजों का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलिए या साइज ऑफ न्यूक्लियस बोलिए, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, इसको किससे मापते हैं? तो न्यूक्लियस को मापा जाता है फर्मी से। फर्मी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं जो भी पढ़ा और सारे के सारे एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सेट लगा कर देखिए, पता चलेगा आपको कितना क्वेश्चन आता है। यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक को किस में मापते हैं? फर्मी पे। और एक फर्मी बराबर कितना होता है पूछेगा, तो एक फर्मी बराबर होता है, और फर्मी को डिनोट करते हैं एफ से। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्या? मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। यानी नाभिक, जितना भी नाभिक है वो 10⁻15 के 10⁻⁻15 के मल्टीपल में होगा, यानी इसी के गुणांक में होगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है, इससे नाभिक हो गया। अब पूरा एटम को नापेंगे अगर यहां से यहां तक, तो यानी रेडियस ऑफ एन एटम या साइज ऑफ एन एटम, रेडियस या साइज ऑफ एन एटम, यानी परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार। तो परमाणु की त्रिज्या को किस में हम नापते हैं दोस्तों? तो इसका जो ऐसा यूनिट है यह है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को दिखाते हैं ए से, ए के ऊपर नॉड। आपसे ये भी पूछेगा दोस्तों, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग 2 देखिए ऐसा यूनिट, रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस यानी नाभिक को किस में मापते हैं? फर्मी से। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी को इंडिकेट करते हैं एफ से। रेडियस ऑफ ए साइज, रेडियस और साइज ऑफ एन एटम, एटम को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम से। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एकदम एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में भी आ जाए। ये न्यूक्लियस होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। नाभिक, नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक चीजें मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा बल है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर बांधे हुए रखता है, उसको बाहर निकल नहीं देता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, बंधन बल है, इस बल को कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। यानी नाभिकीय बल। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे हुए रखता है जो बल, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स और नाभिकीय बल। और यही नाभिकीय बल नेचर का यानी प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो स्टेटमेंट लिखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर फोर्स व्हिच इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, है ना। तो कैसा है ये बल? कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे मजबूत आबंध या सबसे शक्तिशाली आबंध, सबसे शक्तिशाली बल, बल हो गया, फोर्स है। प्रकृति का सबसे मजबूत बल, ठीक है। आपसे एक चीजें पूछेगा कि नाभिक अपने अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर करती है, नाभिक अपने अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर करती है। तो आपने सुना होगा फ्यूजन, फिजन, ठीक है। देखिए, एक होता है फिजन, जिसका मतलब होता है विखंडन। इसमें क्या होता है? एक बड़ा नाभिक टूटता दो छोटे नाभिक में, ठीक है। एक बड़ा नाभिक टूटता है दो छोटे नाभिक में, प्लस बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इसके बाद होता है फ्यूजन, जिसको बोलते हैं संलयन, संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो छोटा नाभिक जुड़ता है और एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है और साथ में क्या करता है? ऊर्जा निकलता है। तो इसी को बोलते हैं फ्यूजन और फिजन, ठीक है। तो इससे यहाँ कोई काम नहीं है। और अगर बात करें ये ऊर्जा कहाँ से आता है, तो ये नाभिक के मास से आता है। नाभिक का जो मास रहता है ना, उसी से ये ऊर्जा आता है। तो न्यूक्लियस अपने अंदर कौन सा एनर्जी को स्टोर करता है? स्टोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशोषित एनर्जी। अवशोषित ऊर्जा। तो नाभिक अपने अंदर कौन सी ऊर्जा रखता है? न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। और ये ऊर्जा कितना होता है आप जानते हैं दोस्तों। सन हमारे सामने प्रमाण है, सूर्य में कितना एनर्जी है? हमेशा जितना भी दिन, करोड़ों वर्ष तक हमें ऊर्जा देते रह रहा। तो ये कहाँ से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। सन में दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है। दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर के एक बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, साथ में ऊर्जा निकलता है। तो यही सूर्य में क्या होता है? फ्यूजन। और आप लोग सुने होंगे हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये सब परमाणु रिएक्टर, सब इसी पर डिपेंड करता है, फ्यूजन और फिजन पर, ठीक है। आगे जाकर के सारा चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक क्लासेस जिस तरह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना,
ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। एकदम साथ साथ में पढ़ते जाइए, कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या एकदम ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से मैं कराऊंगा कि आपको दोबारा कहीं क्लास करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज़ों को लेकर के चलूँगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग देखिए एटम के बारे। कुछ एटम का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और इसे क्या कहते हैं आपको पता है? ऑर्बिट कहते हैं, यानी कक्ष कहते हैं। ठीक है। अब एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन रहता है कहाँ? ऑर्बिट में। तो हमें यह पता करना है कि कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन ऑर्बिटों को हम लोग नाम दे देते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट को के बोलते हैं, दूसरा ऑर्बिट को एल, तीसरा ऑर्बिट को एम, चौथा ऑर्बिट को एन, पांचवा ऑर्बिट को ओ और छठा ऑर्बिट को पी। तो कौन सा ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कौन सा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हमको देखना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये आपसे पूछेगा कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों ये है 2n²। जहां n किसको दिखाता है? n दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर आपका सिलेबस में नहीं है दोस्तों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसका हिंदी होता है मुख्य क्वांटम संख्या। और इसका हिंदी होगा कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर, यानी कक्ष संख्या को, कक्ष संख्या को, ठीक है, दिखाता है। और यदि आपसे कभी पूछ दे, एक बार पूछा गया था 2017 CGL में शायद, n² किसको दिखाता है, तो ये नहीं बोल देंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर को दिखाता है। n² दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल को। यानी कक्षकों की संख्या। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। आइए थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट, ऑर्बिटल। देखिए दोस्तों, जब सबसे पहले एटम की शुरुआत में स्टडी किया गया तो ये एक 2D प्लेन की तरह स्टडी किया। एक प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन है, एक साइड से दिख रहा है, इसमें x और y दो ही एक्सिस हो सकता है।
तो जब एटम को 2D प्लेन की ओर देखा तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया उसने, उसको नाम दिया ऑर्बिट। बाद में एटम को 3D व्यू में स्टडी किया, सब तरफ से घुमा घुमा के देख सकते हैं। जब इसको 3D व्यू में स्टडी किया तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ये 2D व्यू में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, 3D व्यू में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। के सेल, एल सेल, एम एन ओ पी। सेल यानी कक्ष या ऑर्बिट, और इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो के सेल यानी पहला ऑर्बिट है, के इक्वल टू कितना होगा 1। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ बैठेंगे 2 की जगह 2, एन मतलब क्या होता है 1, जो ऑर्बिट नंबर दिखा रहा है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2। एल इक्वल टू कौन सा सेल, दूसरा सेल, तो 2 तो है ये हमारा फार्मूला में, 2 गुना एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 कितना हो गया 8। यानी एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एम सेल में, एम कितना नंबर का है 3 नंबर का है, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, यानी एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 18, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एन सेल में 2 गुना 4 का स्क्वायर 32, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओ सेल में 2 गुना 5 का स्क्वायर 50, ओ सेल में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और पी सेल में 72 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 72, ठीक है। तो ये है कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सब अधिक से अधिक इतने ही, यानी के सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, एल सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, एम सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, उसी प्रकार एन में 32, ओ में 50, पी में 72, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये भी जान चुके हैं, ठीक। अब दोस्तों मैं इसे रब करता हूं और कुछ चीजें और सिखाता हूं। अब दोस्तों जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, तो आर्ट्स के स्टूडेंट को थोड़ा एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना जरूरी है। कम से कम 1 से 20 तक याद रखिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा चीज़ मैं भी तुरंत आपको बता रहा हूँ। रिमेंबर एटॉमिक नंबर 1 to 20, 1 से 20 तक हमको क्या एटॉमिक नंबर याद करना है। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसे ही कहा जाता है क्या एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसे क्या कहा जाता है एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर बराबर कितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। और एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एक नंबर ही तो है जो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ चीजें। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर ये नंबर इवन नंबर है यानी सम संख्या, अगर ये नंबर इवन नंबर है तो जितना भी एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा वो संख्या का? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब होता है परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अगर किसी एटॉमिक नंबर, अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 2 गुना एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी जितना एटॉमिक नंबर है उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि ऑड है यानी विषम है, विषम है तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 2 गुना एटॉमिक नंबर +1, 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1। ठीक है, यानी 2 गुना परमाणु संख्या +1। और यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ये सभी चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता दोस्तों, ये 1 to 20 तक ही अप्लाई होगा, जिसमें से भी कुछ एक्सेप्शन है। 1 से 20 तक ही ये रूल अप्लाई होता है और उसमें से भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो देखिए ये रूल जो है इट इज अप्लाई ओनली 1 to 20। एक्सेप्शन यानी अपवाद है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये 4 एलिमेंट पर ये अप्लाई नहीं होता। तो ये देखते हैं एक बार एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का क्या फंडा है। 1 से 20 तक जल्दी से याद कर लेते हैं, उसका सिंबल याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे रब करता हूं और 3 कॉलम बनाइए। ठीक है, एक में होगा एलिमेंट यानी तत्व, एक में है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और एक में होगा एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हीलियम को He से दिखाते हैं, लिथियम को Li से दिखाते हैं, बेरिलियम को Be से दिखाते हैं, बोरोन को B से दिखाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से,
को F से, नियोन को Na से। तो ये सीरियली लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। अब देखते हैं मास नंबर। मास नंबर किस किस पर अप्लाई नहीं होगा? हाइड्रोजन पर अप्लाई नहीं होगा, बेरिलियम पर अप्लाई नहीं होगा, कार्बन पर अप्लाई नहीं होगा और एक क्लोरीन पर अप्लाई नहीं होता। तो इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद एटॉमिक नंबर जो इवन नंबर है, जो सम संख्या है, उसका एटॉमिक क्या मास क्या होता है? इसका डबल होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास क्या होगा 4। बेरियम पे काम नहीं करेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास क्या होगा 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 20। अब जो ऑड नंबर है इसको देखिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो ऑड नंबर का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा 2 गुना एटॉमिक नंबर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। बोरॉन का कितना हो जाएगा 2 गुना एटॉमिक नंबर प्लस 1 बराबर 11। नाइट्रोजन का 7 है, इसका हो जाएगा 2 गुना 7 प्लस 1 यानी 15 और एक फ्लोरीन 2 गुना 9 प्लस 1 बराबर 19। तो आप इतने का मास नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं आसानी से। पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है, इसका होता है 1 ही, ठीक है। इसके बाद बचा मेरा किसका बेरियम और कार्बन, ठीक है। तो बेरियम का होता है एटॉमिक नंबर 9 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन बेरिलियम और नाइट्रोजन पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाता है। ये रूल काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से रब करते हैं इसे। अब नियोन के बाद आता है हमारा सोडियम, जिसको हम लोग दिखाते हैं Na से। सोडियम का मैग्नीशियम, जिसको दिखाते हैं Mg से, सोडियम मैग्नीशियम। उसके बाद होता है एल्युमिनियम, जिसको हम दिखाते हैं Al से। उसके बाद होता है सिलिकॉन, जिसको हम दिखाते हैं Si से। उसके बाद होता है फॉस्फोरस, जिसको हम दिखाते हैं P से। उसके बाद होता है सल्फर, जिसको दिखाते हैं S से। सल्फर के बाद होता है क्लोरीन, जिसको दिखाते हैं Cl से। क्लोरीन के बाद होता है आर्गन, जिसको दिखाते हैं हम लोग Ar से, ठीक है। और आर्गन के बाद होता है पोटेशियम, जिसको दिखाते हैं K से। और उसके बाद होता है कैल्शियम, जिसको दिखाते हैं हम लोग Ca से, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15,
सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ठीक है, तो जैसा कि बताए थे उधर हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये 4 चीज़ों पर काम नहीं करते हैं। तो इधर एकमात्र क्या बच गया, मास नंबर, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन मास नंबर होता है इसका 35.5। ठीक है, बाद बाकी तो आप जानते ही हैं दोस्तों। सोडियम के 11 है, जो अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो 11 दूना 22 और 1 23। मैग्नीशियम का 12 जो सम संख्या है, तो 24 होगा मास नंबर। इसका 13 जो विषम संख्या है, 13 दूना 26 और 1 27। सिलिकॉन सम संख्या है, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28। फॉस्फोरस क्या संख्या है, विषम संख्या है, तो 15 दूना 30 और 1 31। सल्फर क्या संख्या है, सम संख्या है, तो 16 दूना 32। क्लोरीन का तो एक्सेप्शन है। आर्गन के क्या होगा 18 दूना 36 मास नंबर। पोटेशियम का होगा 19 दूना 48 और 39 और कैल्शियम का होगा कितना 40। तो ये था एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद करने के 1 से 20 तक का एक अलग तरीका, जिसको आप लोग अप्लाई कीजिए या सीधे सीधे याद कीजिए। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, रूल भी बहुत काम आती है कभी कभी। ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है 20 और 40, पोटेशियम का होता है 19 और 39। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आप लोग कभी कभी देखे होंगे, Na1123 लिखा हुआ रहता है। ये क्या होता है आखिर, क्या मतलब है इसका? तो देखिए, ये एक्स दिखाता सिंबल को, जैसे सिंबल, जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, तो एक्स किसको दिखाता है, सिंबल को। ठीक है, ये जो ऊपर में रहता है, ऊपर में लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं हम लोग, यानी परमाणु भार। एटॉमिक मास परमाणु भार को दिखाते हैं हम लोग, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परमाणु भार क्या क्या चीजें होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नीचे जो रहता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। और इधर होता है चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। और आवेश किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, आवेश मिलकर के बना होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो चार्ज। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट में 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एलिमेंट का चार्ज क्या होगा? तो मैं बताया क्या, चार्ज बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस। तो +10 प्रोटॉन और -12, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो -2। तो इस एलिमेंट का चार्ज हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ।
एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ों को दिखाता है? किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। अगर किसी एलिमेंट में 15 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। अगर किसी एलिमेंट में 20 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 20 होगा। और वो संख्या क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी एटॉमिक नंबर को दिखाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी परमाणु क्रमांक को दिखाता है, लेकिन ये उसी केस में होगा जब एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होगा? उदासीन होगा, परमाणु उदासीन होगा। परमाणु उदासीन होने पर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एटॉमिक नंबर को शो करेगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। ठीक, Na प्लस O2 माइनस। सोडियम का कुछ इस तरह से 11 और ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 8, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर है तो 8 ही नंबर ऑफ 8 प्रोटॉन होगा। 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो 11 होगा। इसका 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका 11 होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एटम न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस। यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस मतलब +1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, प्लस मतलब +1 होता है। ठीक है, तो जब कोई एटम में कोई चार्ज नहीं होता तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है ना। जब एटम न्यूट्रल होता है, एटम उदासीन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो इस केस में अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। लेकिन जब इसमें प्लस चार्ज है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो एटॉमिक नंबर है वही रहने देंगे, और कुछ +1 है तो +1, सिर्फ साइन को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? -1। तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? जो एटॉमिक नंबर है वही रहने देंगे, साइन सिर्फ रिवर्स करेंगे, साइन को, है ना। वैल्यू को रिवर्स नहीं करेंगे, वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, साइन को रिवर्स करेंगे। हम माइनस है तो प्लस और 2 तो कितना? 10। यानी O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10। तो आप देख रहे हैं दोनों एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो चीज़ों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? यानी ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और इसको हिंदी में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं। सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा। यानी कोई दो ऐसे एटम या कोई दो ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे, बस खाली ऐसे, खाली देवनागरी भाषा में लिखेंगे, वही होता है सेम। ठीक है, तब ये चीज़ें जान चुके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। किसी भी एटम या एलिमेंट का परमाणु भार कैसे निकालते हैं? उस एटम या एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों का सम को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। किसी बॉडी का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी सेंटर ऑफ मास, याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी का मास कहाँ होता है? सेंटर पर होता है। जैसे किताब को अंगुली में लेकर करके हम लोग घुमाते रहते हैं, यानी किताब का पूरा जो मास होता है, पूरा जो वेट होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में मास वेट सब बराबर है, ठीक है। किसी भी बॉडी का मास जो होगा वो पूरा एकदम सेंटर में रहता है, तभी एक अंगुली में वो किताब अटक जाता है, ठीक है। तो यानी सेंटर ऑफ मास, मास कहाँ है? सेंटर पर है, और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी एटॉमिक मास क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ ही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं हम लोग? ए से दिखाते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस एन, ठीक है। तो अगर ये दिखा हुआ रहे मेरे सामने कभी Na2311, ये 11 क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर को। ये क्या दिखाते हैं? एटॉमिक मास को। अगर आपसे कभी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने पूछे तो आप न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? N बराबर A माइनस P करेंगे ना। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। या डायरेक्ट आप इसको घटा देंगे, 23 में 11 गया तो कितना होगा? 12, ठीक है। तो देखिए 12 न्यूट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, तो टोटल कितना हो गया? 23, और 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। अगर आपसे पूछे यूरेनियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो जब यूरेनियम का कुछ नहीं बोला जाता है ना, तो हम लोग 235 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? 235 ही मास नंबर लेते हैं। और आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। घटाएंगे तो 5 में 2 गया तो 3, 9, 14, तो 143 न्यूट्रॉन, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या संबंध है? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो मैंने आपसे पूछा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है? ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, या आपको नहीं पता? तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में रिलेशन ये होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल होता है, और हमेशा एटॉमिक नंबर क्या होगा? बड़ा ही होगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन में। इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था, पूछता है कभी कभी, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट मोसले ने दिया था। लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ये स्टेटमेंट दिया है मोसले ने, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। ये स्टेटमेंट दिया है किसने? मोसले ने। चलिए दोस्तों, तो इतना तक ही रखते हैं हमारे इस क्लास में। आगे क्लास आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।